सिलेबस के अनुसार हम लोग वनस्पति विज्ञान को पढ़ रहे हैं। विश्वविद्यालय भी आया है, देखिए धर्मपाल के बनवल होगा का ऑप्शन चलता गोपाल धर्मपाल हुई चली ना उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल हुई नालंदा का कुमार गुप्त। तो हम लोगों ने सिलेबस के अनुसार बायोलॉजी में हम लोग वनस्पति विज्ञान को पढ़ रहे थे और वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्ट कहलाते हैं और वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण जो एक्लर ने किया था। तो इसके अंतर्गत दो भागों में बांटा गया था। एक था क्रिप्टोगैम्स यानी कि अपुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प और फल नहीं लगते हैं, ठीक है। और ये वनस्पति जगत का इसमें सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा था। तो थैलोफाइटा को हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ना है ब्रायोफाइटा को, ठीक है। ब्रायोफाइटा में आइए। तो चूंकि ये सभी क्रिप्टोगैम्स हैं अपुष्पोद्भिद, तो इसमें तब पुष्प और फूल नहीं होगा और ना ही बीज बनेगा और ना ही इसमें कोई वेस्कुलर टिश्यू होगा, अर्थात ना ही कोई जाइलम होगा और ना ही कोई फ्लोएम होगा। तो ये भी ब्रायोफाइटा जो है, इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि जितने भी स्थलीय पौधे हैं तो सबसे जो छोटे और स्थलीय और सरल जो पौधे होंगे वही ब्रायोफाइटा का उदाहरण होंगे। जैसे लीवरवट एवं मांस काई के जैसा होगा, वो क्या होगा, हॉर्नवट, ये सब ब्रायोफाइटा होंगे, यानी कि बहुत ही छोटे होंगे और इसमें जो लगभग इसमें कोई संवहन ऊतक नहीं होगा। जैसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्रिप्टोगैम्स के ही पार्ट हैं। अब यहाँ से कहता है कि ये वनस्पति जगत के उभयचर होते हैं, अर्थात एम्फीबिया, और ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे काई के जैसे जो होगा वो क्या करेगा, मृदा अपरदन को रोकेगा। और इसके अंतर्गत उदाहरण में आते हैं मांस। तो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मांस, लीवरवट, हॉर्नवट निम्न में से किसके पार्ट हैं। ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडियोफाइटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ब्रायोफाइटा होगा। तो मांस के अंतर्गत एक नाम आता है एस्फेगनम का। यह स्वयं के भार से 18 गुना अधिक जो है पानी को सोखता है और इसके इसी सोखने की क्षमता के कारण जो माली जो होते हैं, जो फूल उल की खेती करते हैं, वे इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में करते हैं ताकि पानी की आवश्यकता को ये पूरा कर देगा। एस्फेगनम जो मांस होता है इसका उपयोग ईंधन के रूप में साथ ही पानी को सूखने में भी किया जाता है। एस्फेगनम मांस का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। तो सबसे पहला ये प्रश्न है कि सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह ब्रायोफाइटा कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या नहीं होगा, कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा और इसे वनस्पति जगत का उभयचर एम्फीबिया कहते हैं। इसके उदाहरण बताइए। मांस, लीवरवट, हॉर्नवट, ये सब क्या है, ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। मांस क्या करता है कि ये जो है पानी ज्यादा सोखता है, इसलिए माली एक पौधे को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखता है। साथ ही इसे जलावन के रूप में, ईंधन के रूप में भी उपयोग किया जाता है और एंटीसेप्टिक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे सरल स्थलीय समूह का पौधा, ब्रायोफाइटा, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है, तो थैलोफाइटा, जिसमें कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु, विषाणु सब आएंगे। यहाँ से एक चीज छूट रहा था, उसको पढ़ लिया जाए विषाणु के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोस्की ने। और उन्होंने तंबाकू के पत्तों पर टोबैको मोजैक वायरस की खोज के कारण की, ठीक है। और उस समय जब इन्होंने टीएमवी की खोज की, यानी कि तंबाकू के पत्तों पर जो मोजैक रोग हो गया, तो वायरस के कारण ही हुआ। और इसकी खोज, वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक इवानोस्की ने की और उन्होंने पाया कि ये सजीव भी है और निर्जीव भी है। अगर किसी जीवित शरीर में नहीं है तो निर्जीव है, जीवित शरीर में पहुंच जाएगा तो अपना सजीव गुणन करने लगेगा, वृद्धि करने लगेगा। तो यहाँ इन्होंने कुछ निर्जीव होने के कुछ लक्षण बताए, जैसे कि ये कोसा के रूप में नहीं रह सकते हैं और इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव की भांति बोतलों में रखकर बहुत दिनों तक रखा जा सकता है, वायरस अटैक। और जैसे सजीव का लक्षण कैसे होगा कि तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसी में द्विगुणन होने लगता है, ठीक है। और ये किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण लगेंगे करने और उसको मार डालेंगे। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु, बैक्टीरियोफोज या जीवाणु भोजी। तो पादप विषाणु के न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, आरएनए होगा।
और जो जंतु विषाणु है इसमें डीएनए आरएनए दोनों पाया जाता है। और बैक्टीरियोफोज जो होते हैं ये केवल बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पर आश्रित रहते हैं और इन्हों को मार डालकर खा जाते हैं। यही जो बैक्टीरियोफेज है गंगा नदी के पानी में पाया जाता है, जिसके कारण ये गंगा नदी के जीवाणुओं को ये वायरस खा जाते हैं। इसलिए गंगा नदी का पानी जो है हमेशा साफ स्वच्छ बना रहता है। और उस बैक्टीरियोफेज का नाम है जैसे कि T2 फेज, और इसमें केवल डीएनए पाया जाता है। समझ गए? जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आए तीसरा पार्ट, ठीक है, क्रिप्टोगैम्स में टेरिडियोफाइटा। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों और पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। पौधे का शरीर जड़ में, तना में, शाखा में, पत्तियों में विभूषित रहता है और तना जो है साधारण राइजोम का रूप ले लेता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि ये जो क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं पौधे का भाग, क्रिप्टोगैम्स के 3 भागों को पढ़ा। एक था थैलाफाइटा जिसमें पुष्प और फल नहीं लगेंगे, जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि याद रहेगा। दूसरा क्या था? ब्रायोफाइटा, ये मांस हो गया, स्फेग्नम, इस सब का उपयोग। मांस क्या करता है? ईंधन के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, साथ ही पानी सोखता है, इसलिए माली उसका उपयोग करेगा। और ब्रायोफाइटा जो है सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। थैलोफाइटा जो है वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। तो ये दोनों जो है ब्रायोफाइटा, टेरिडियोफाइटा और थैलाफाइटा, ये तीनों अपुष्पिदोभिद हैं, यानी क्रिप्टोगैम्स है, इसमें फल फूल कुछ नहीं लगेगा। तो जो जड़, तना, शाखा, पत्तियों में विभूषित रहता है उसे टेरिडियोफाइटा कहते हैं और इनकी तना राइजोम का बना होता है। पौधे बीजाणु जनक होते हैं और जनन की क्रिया बीजाणु के द्वारा होती है। इस समुदाय के पौधे में संवहन ऊतक पुंज विकसित होंगे और परंतु जाइलम में, भेसल और फ्लोएम में सकोशाएं नहीं होती है, यानी कि बतिया वही है। पुष्पोदभिद या फूल वाला पौधा। अब दूसरा पार्ट पर हम लोग आ गए। वनस्पति भाग के 2 भाग थे, एक था क्रिप्टोगैम्स और एक था फेनरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में फूल या फल नहीं लगेगा, लेकिन इसमें फेनरोगैम्स में क्या लगेगा? फूल लगेगा। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं और इस समूह के सभी पौधे में फूल, फल, बीज होते हैं। और इस समूह के पौधों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है नग्न बीजी और एक को कहा जाता है आवृत बीजी। नग्न आवृत बीजी का मतलब क्या होगा? जैसे लहसुन, प्याज, ये सब उसमें बीज है, बीज के ऊपर क्या है? खोल है, उसको छील कर आप खाते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा? डायरेक्ट बीज रहेगा। तो इसके बारे में सुनिए, जिनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ध्यान देना है, बार बार यही पूछेगा कि निम्न में से कौन जिनोस्पर्म है और निम्न में से कौन एंजियोस्पर्म है। तो फूल वाले पौधे को क्या कहते हैं? फेनरोगैम्स, पुष्पोदभिद। और उसके 2 पार्ट हैं, कौन? जिनोस्पर्म यानी कि नग्न बीजी, और दूसरा एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी, यानी कि बीज जो है वह किसी चीज से ढका है। तो नग्न बीज में आइए। पौधे वृक्ष, झाड़ी आरोही रूप में होते हैं। काष्ठीय, बहुवर्षीय, लंबे होते हैं। मूसला जड़ें विकसित होती है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होगी और ये मरुद्भिद जेरोफाइटिक होते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जो है सिकोया सेमिफेरस है और इसी के अंतर्गत आता है, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर तक है और इसे ही कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा का क्या नाम है? सिकोया, ठीक है, सिकोया है। और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। और ये किसका उदाहरण है? जिनोस्पर्म का, यानी कि नग्न बीजी का। और उसका भी ऊपर जाइएगा तो फेनरोगैम्स का है। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? जेनिया पिग्मिया। अनावृत बीजी का मतलब क्या होता है? जिसके बीज के ऊपर खोल नहीं हो। और आवृत बीजी का मतलब क्या होता है? बीज के ऊपर खोल हो। तो सबसे छोटा नग्न बीजी कौन है पौधा? जेनिया पिग्मिया। और सबसे बड़ा जिनोस्पर्म सिकोया सेमिफेरस। जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? साइकस को, जिंको बाइलोवा को, मेटासिकोया को। जो बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जीवित जीवाश्म निम्न में से कौन है? जिंको बाइलोवा है और मेटासाइकस है, जिंको बाइलोवा है, मेटासिकोया है। जिंको बाइलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। साइकस के बीजांड से, साइकस का बीजांड नर युग्मक यानी कि एंथ्रोगोइड्स पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। यानी साइकस जो हो गया उसका क्या, महिला वाला जो पार्ट है बीजांड और पुरुष वाला जो पार्ट है नर युग्मक, ये संसार में सबसे बड़े होते हैं। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि किसके बीजांड सबसे बड़े होंगे,
साइकस की। किसके एंथ्रोगोइड्स यानी कि नर युग्मक सबसे बड़े होंगे? साइकस के। पाइनस के पराग कण इतनी तादाद में होते हैं कि इसे पीले बादल यानी कि सल्फर सावल बन जाते हैं। तो जब ये प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से सल्फर सावल यानी कि पीले बादल किसके परागण के कारण बनेगा? पाइनस के, यानी कि पाइनस का जो पराग कण होगा ना वो पीला रूप में रहता है और जब उड़ता है हवा में तो पीला बादल बन जाता है, यानी उसे सल्फर सावर भी कहा जाता है। जिनोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? यानी कि नग्न बीजी का भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना सागो बनाया जाता है और इसलिए इसे सागो पाम भी कहा जाता है। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि साबूदाना निम्न में से किससे बना सकते हैं? साइकस के मंड यानी कि स्टार्च से। और साइकस के बीजांड और एंथ्रोगोइड्स क्या होते हैं? संसार में सबसे बड़े होते हैं। लकड़ी आइए, चीड़ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिकोया, देवदार, स्प्रूस आदि लकड़ी, इसी के फर्नीचर बनते हैं और ये क्या है? नग्न बीजी हैं, यानी कि इनके बीज के ऊपर खोल नहीं है। वाष्पीय तेल आइए, चीड़ के पेड़ से क्या निकालिएगा? तारपीन का तेल। तो बार बार पूछा जाता है कि तारपीन का तेल किससे निकालिएगा? चीड़ के पेड़ से। अच्छा, सेड्रस ऑयल देवदार की लकड़ी से, और सीड कास्ट ऑयल, इसमें क्या लगा है? कास्ट लगा है, तो सीड कास्ट ऑयल जूनिपेरस की लकड़ी से, और सेड्रस ऑयल देवदार की लकड़ी से, और तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से। ये इतना VVI प्रश्न है कि हमेशा पूछा जाता है बार बार कि सेड्रस ऑयल किससे प्राप्त कीजिएगा? देवदार की लकड़ी से। सेड कास्ट, कास्ट माने काट, वो किससे पाइएगा? जूनिपेरस की लकड़ी से। और तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से। टेनिन आइए, चमड़ा बनाने और स्याही बनाने का काम कौन करेगा? टेनिन करेगा। रेजिन आइए, कुछ शंकु पौधे से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट, गोंद आदि में किया जाता है। अब आइए एंजियोस्पर्म। समझ में आया है नग्न बीजी क्या है? क्या है बताइए लो, आज बताइए लो। सबसे पहले दो पार्ट होता है वनस्पति जगत का, एक को कहा जाता है क्रिप्टोग्राम्स और दूसरे को कहा जाता है फेनरोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स का मतलब हो गया इसमें फूल और बीज नहीं होते हैं, और फेनरोग्राम्स में फूल बीज होंगे। तो जो फेनरोग्राम्स में फूल बीज होंगे तो इसके भी दो भाग हैं, एक है जिनोस्पर्म नग्न बीजी, यानी कि जिसके बीज के ऊपर कोई खोल नहीं है, डायरेक्ट वही तरह उघारे निघारे बा। एक होता है एंजियोस्पर्म जिसके बीज के ऊपर खोल है, जैसे लहसुन के ऊपर छिलका है, यानी कि उघारे निघारे नहीं खे, अपन इज्जत बचावा था। तो यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, जैसे सागो जो निकालिएगा साबूदाना साइकस के मंड से, स्टार्च से निकालिएगा, तो ये किसका प्रकार है? जिनोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का? जिनोस्पर्म नग्न बीजी का। चीड़ के पेड़ से आप तारपीन का तेल निकालिएगा, देवदार की लकड़ी से सेड्रस ऑयल निकालिएगा, जूनिपेरस की लकड़ी से सेड कास्ट ऑयल निकालिएगा, तो ये जिनोस्पर्म का उदाहरण है। ठीक है। और सबसे छोटा अनावृत बीजी कहिए, नग्न बीजी कहिए, जिनोस्पर्म कहिए, एक ही नाम है। तो सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन है? जैमिया पिग्मिया है। और सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेमिपेरस है, जिसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहते हैं। अब आइए आवृत बीजी, यानी कि जिसके बीज के ऊपर खोल है, एंजियोस्पर्म। इस समूह के पौधे बीज फल के अंदर होते हैं और इसके पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज सभी पूर्ण विकसित अवस्था में होते हैं। इस समूह के पौधे में बीजपत्र होते हैं। बीजपत्रों की संख्या के आधार पर पौधों को दो भागों बांटा गया है। कैसा? बीजपत्र के आधार पर। देखिए आपको बताते हैं। जैसे देखिए, अब आया एक पत्र बीजी। एक पत्र बीजी को क्या कहा जाता है? मोनोकॉट कहा जाता है। याद रखिए लो हमेशा, अंग्रेजी भी उसको डाइकोट। एक पत्र बीजी को मोनोकॉट और द्विपत्र बीजी को डाइकोट। मोनोकॉट में आइए, उन पौधे को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र होता है और इसके कुल नाम और प्रमुख है। जैसे लिलिएसी, बार बार पूछा जाता है कि लहसुन और प्याज जो है कि कुल का क्या नाम है? लिलिएसी। लहसुन और प्याज के कुल का नाम लिलिएसी। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर पाल्मी। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ग्रेमिनेसी। तो फिर से इसको हम लोग याद रखें कि लहसुन प्याज लिलिएसी का, और ये क्या है? मोनोकॉट है, एक पत्र बीजी है, यानी कि बीज तो भले ढेर है लेकिन सब बीज के ऊपर खोल है। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। सुपारी भी झोपे में फरता है लेकिन सबके ऊपर खोल है। नारियल भी झोपे में फरता है ना लहसुन की तरह, लेकिन सब नारियल के ऊपर खोल है, यानी कि खोल के अंदर पूर्ण विकसित
उसके अंदर भी बीज है। तो सुपारी, तार, नारियल, खजूर किसका उदाहरण है? पाल्मी का। लहसुन, प्याज लिलिएसी का। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई ग्रेमिनेसी का। अब आइए डाइकॉट, द्विपत्रबीजी। इस वर्ग में वे पौधे आते हैं जिनके पौधे के बीज में 2 पत्र होते हैं और इसके कुल का नाम प्रमुख पौधों के नाम पर है। जैसे बार बार पूछा जाता है कि मूली, सलजम, सरसों ये किसके हैं? क्रूसीफेरी के उदाहरण है। सब याद रखना है, ये क्रूसीफेरी के उदाहरण है। कपास, भिंडी, गुड़हल मालवेसी के। बबूल, छुईमुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक, कचनार, इमली सभी दलहनी फसल लेगुमिनेसी के। पढ़े हैं लोग लेगुमिनेसी के। सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया कंपोजिटिव। नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल रूटेसी। तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला कुकुरबिटेसी। आलू, मिर्च, बैगन, मकोया, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर सोलेनेसी। आगे आलू में सोलेनेसी के कारण नहीं हरियर का दिखाई देला। आलू किस कुल का पौधा है? मिर्च किस कुल का पौधा है? बैगन, मकोया, धतूरा, टमाटर। अच्छा, स्ट्रॉबेरी, सेव, बादाम, नाशपाती रोजेसी। अब आइए प्लांट मॉर्फोलॉजी में। तो इस सबको आप लोग याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि मूली, सलजम, सरसों क्रूसीफेरी है और दलहनी पौधे वाला लेगुमिनेसी है। सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया कंपोजिटिव है। कुकुरबिटेसी तरबूज, खरबूज, चिचिंडा, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला। हाँ करेला। और सोलेनेसी में हो जाएगा आपको आलू, मिर्च, बैगन, मकोए, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर। और रोजेसी में स्ट्रॉबेरी, सेव, बादाम, नाशपाती। ये सब फल्स फ्रूट के भी उदाहरण है। सेव यानी कि ये फूल उल से विकसित नहीं होगा, पौधे किसी अन्य भाग से डेवलप हो जाएगा। अब ये प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप का आकारिकी। ठीक है, आकारिकी में मॉर्फोलॉजी में विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों और गुणों के अध्ययन को ही प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सबसे पहला ये रूट, खूब ध्यान से सुनिएगा लोग। जड़ पौधे का कौन सा भाग है? बार बार पूछा जाता है। अवरोही यानी कि घटता हुआ भाग है। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, याद रखना है। एक गो आरोही बढ़े, अवरोही घटे। तो जड़ पौधे का कौन सा भाग है? जो मूलांकुर से विकसित होता है। बार बार पूछा जाता है कि जड़ किससे विकसित होगा? मूलांकुर से, यानी कि मूल अंकुर से। जड़ 2 प्रकार की होती है, एक को कहा जाता है टैप रूट और एक को कहा जाता है एडवेंटिटियस रूट, यानी कि मूसला जड़े, अपस्थानिक जड़े। तो मूसला जड़े कौन हो गई? मेन मोटका। अपस्थानिक जड़े दूसर हो गई। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही है, प्रकाश की ओर नहीं वृद्धि करता है। मूसला जड़ों का कुछ उदाहरण देखिए, जैसे गाजर कोनिकल है, शंकु आकार का, पूछा जाता है। सलजम, चुकंदर नेपीफॉर्म है। मूली फ्यूसीफॉर्म है। तो क्या है? जड़ों का ही रूपांतरण है। मूली फ्यूसीफॉर्म, सलजम, चुकंदर नेपीफॉर्म और गाजर कोनिकल। दूसरा जड़ों का रूपांतरण। तना में आइए, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। बिल्कुल सही है। और यह किससे विकसित होगा? प्रांकुर से। और यह पौधे का प्रौढ़ बनाता है। और जड़ किससे विकसित होगा? मूलांकुर से। जड़ मूलांकुर से, तना प्रांकुर से। तना का कुछ उदाहरण देखिए, जैसे आलू हद कर दिया आपने, हल्दी, अदरक, प्याज, बंडा, केसर, आलू, ये सब किसके उदाहरण है? तना के। जड़ के कौन उदाहरण है? गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली। तो तना में भी कौन सा तना है? आलू ट्यूबर का उदाहरण है। बंडा, केसर का कॉर्न का उदाहरण है। धक आ गई, धक दमारी कौन चीज? धन, कंद, केसर। प्याज बल्ब का उदाहरण आ गई, सल्क कंद। हल्दी, अदरक, राइजोम का उदाहरण आ गई, प्रकंद के। बार बार पूछा जाता है। तो आप खोजिएगा कि साला हल्दी, अदरक वो स्टेम देता है तना, यहाँ का है राइजोम लिखा है। तो राइजोम उसके तना का प्रकार है। पुष्पी पत्ती में आइए, यह हरे रंग की होती है और इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। और वो हरे रंग का पिगमेंट है और मैग्नीशियम उसमें धातु पाया जाता है। पुष्प में आइए, यह पौधे का जनन अंग है और सबसे इंपॉर्टेंट कोई अंग है तो पुष्प। माने जैसे मान लिया शादी हो गया, बच्चे नहीं हो रहा है, तो उस फूल का क्या फायदा? तो पुष्प जो है फ्लावर पौधे का जनन अंग है। और नहीं, पौधे का सबसे कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज है तो वही है। जिस पौधे में फल नहीं लगता है, लोग कोई गाछ काट के गिरा दो। गलत नहीं बोल रहा है, बुरा नहीं मानिएगा लोग, इसको कोई अपने आप पर मन नहीं लगा।
यह पौधे का जनन अंग है। और पुष्प में बाह्य दलपुंज यानी कि काइलेक्स, दलपुंज यानी कि क्लोरोला, और पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, और जयांग यानी कि जाइनोसियम पाए जाते हैं। खूब ध्यान से इसको याद रखना है। ये दे देगा चारों। पुष्प में निम्न में से कौन पाए जाते हैं? एक में देगा बाह्य दलपुंज काइलेक्स, दलपुंज कुलेला, पुमंग एंड्रोसियम, 4 में दे देगा जाइनोसियम, लिख देगा एक से अधिक है। और अब बीपीएससी की तरह है गौड़ खचड़ई करने के लिए इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए इसको याद रखना है। और पौधे का जननांग कौन है? फ्लावर। और इसमें पुमंग नर जननांग है। क्या है पुमंग? एंड्रोसियम क्या है? मर्दाना का है। और जयांग जो है जाइनोसियम, ये किसका है? मौगी का, माने औरत का है। पुमंग जो है, पुमंग में एक या अधिक से पुंकेसर यानी कि स्टीमेंस पाए जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुमंग जो है एंड्रोसियम नर जननांग है, और इसी का भाग क्या है? स्टीमेन है। जैसे पुरुषों में सीमेंस होता है बियर, वैसे ही पौधे में क्या होता है? स्टीमेंस होता है। किस पौधे में? नर भाग में। पुंकेसर में ही पोलेन ग्रेन्स होते हैं। तो जब भी ये प्रश्न पूछेगा कि पोलेन ग्रेन्स यानी कि परागकण कहाँ होंगे, देखिए सबसे पहले पूछेगा पोलेन ग्रेन्स कहाँ होंगे? नर में। और ये किस पर होंगे? स्टीमेंस पर, यानी कि पुंकेसर पर। अब पुंकेसर कहाँ होगा? एंड्रोसियम में, यानी कि पुमंग में। और ये सब किसके पार्ट हो गए? नर पौधों के भाग हो गए। एंड्रोसियम, पुमंग, स्टीमेंस यानी कि पुंकेसर, और पोलेन ग्रेन्स यानी कि परागकण, ये सभी नर पौधे के भाग हैं, माने पौधे के नर भाग हैं। अब आइए जयांग में, इसमें क्या होगा? अंडा होगा। और अंडक के 3 भाग हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। इसलिए जोर दे रहे हैं ना कि ऐसे ही पूछता है। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और जाइनोसियम किसके भाग हैं? किसके भाग हैं? नर, माने पौधे के नर भाग का। याद रहेगा ना, भूलिएगा नहीं ना। पोलन ग्रेन्स कहाँ पाया जाएगा? पुंकेसर स्टीमेंस में। स्टीमेंस कहाँ पाया जाएगा? एंड्रोसियम पुमंग में। और वे पौधे के नर भाग हैं। और अंडप यानी कि जयांग जाइनोसियम में, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब महिला में पाया जाएगा। परागन, ये पोलिनेशन कैसे होता है? पराग कोष जो है एंथर से निकलकर, पराग कोष कहाँ पाया जाएगा? परागन पोलन ग्रेन्स एंथर में पाया जाएगा। तो एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचने पर क्रिया कर जो होता है वो परागन कहेंगे। यानी कि पोलन ग्रेन्स निकलेगा एंथर से और अंडप के स्टिग्मा में पहुंचेगा तो परागन हो जाएगा। और इसमें 2 प्रकार का परागन होता है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? देखिए वो स्वयं कर लेगा। और क्रॉस पोलिनेशन किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा भी हो सकता है, कीटों के द्वारा भी हो सकता है, पक्षियों के द्वारा। पक्षी नहीं होता है इस पर से उस पर, इस पर। तो इसका भी कोई उदाहरण है। पक्षियों के द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं? कीटों के द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं? ये पूछता है। एंटीमोफिली कीटों के द्वारा होने वाले परागन को कहते हैं, समझ। ऑर्थिनोफिली पक्षियों के द्वारा होने वाले परागन को कहते हैं। और एयरोफिली हवा के द्वारा होने वाले परागन को एयरोफिली कहते हैं। ठीक है। निषेचन, आइए फर्टिलाइजेशन। पराग नली जो है बीजांड में प्रवेश करके, ठीक है, बीजांडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुंच जाएगी। ठीक है। और परागकणों को वहां छोड़ देगी। जब छोड़ देगी तो इसके बाद एक नर युग्मक एक और अंड कोशिका में संयोजन होगा और जाइगोट बना लेगा। और जब जाइगोट बना लेगा तो क्या हो गया? अंडा बन गया। और जब अंडा बन जाएगा तो उससे क्या होगा? फूल बन जाएगा। आवृत बीजी में निषेचन। आवृत बीजी का मतलब क्या है? जिसके बीज के ऊपर खोल हो, उसे आवृत बीजी कहते हैं। तो आवृत बीजी में निषेचन किस टाइप का होगा? ट्रिपल फ्यूजन होगा, त्रिक्सलन। यही चीज को याद रखना है। बस एक को याद रखिए कि आवृत बीजी, जैसे लहसुन प्याज ये सब आवृत बीजी है, जिसके बीज के ऊपर खोल है, तो इसमें क्या होगा? ट्रिपल फ्यूजन होगा, त्रिक्सलन। अब बाकी सब में डबल फ्यूजन होगा। अब आइए, फलों के भी कई प्रकार होते हैं। एक और फल होता है जिसे कहा जाता है अनिश्चित फलन। ये तो हो गया कि आपको परागन करके फल बनाइएगा। ये कैसा होगा कि जो बिना परागने का फल बन जाएगा? उसको देखिए, उसको कहा जाता है पार्थेनोक्रॉपी। क्या कहा जाता है? उसको अनिश्चित फलन कहा जाता है, पार्थेनोक्रॉपी। कुछ पौधे में बिना निषेचन के ही, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही अंडाशय से फल बन जाता है। और इस प्रकार बिना निषेचन से फल का जो विकास होगा उसे हम लोग पार्थेनोक्रॉपी यानी कि अनिश्चित फलन कहते हैं। और साधारणतः इस प्रकार के फल में बीजे नहीं होगा। जब बीजे नहीं गया नर का तो बीज कहाँ से बनेगा? और जैसे केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास,
केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। अब आइए फल का निर्माण। फल का निर्माण अंडाशय से होता है, क्लियर है। जब भी ये प्रश्न पूछे कि फल का निर्माण किससे होगा, बिना अंडा का फल नहीं बनेगा, जीवन में याद रखिएगा। बिना अंडा का फल नहीं बनेगा। इसलिए अंडा खाते हैं। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को कहा जाता है सरल फल, सिंपल फ्रूट, दूसरे को कहा जाता है पुंज फल, एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरे को कहा जाता है कॉम्पोजिटिव फ्रूट, संग्रथित फल। तो सरल फल में आते हैं अमरूद, केला, पुंज फल में आते हैं स्ट्रॉबेरी, रसभरी, और कॉम्पोजिटिव में आते हैं कटहल, सहतूत। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज यानी कि काइलेक्स, दलपुंज यानी कि कोलेला या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं, और ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। और इसका उदाहरण है सेव, कटहल। और 67 या 66 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन फल फ्रूट का उदाहरण है, तो ऑप्शन था सेव और कटहल। इसको याद रखिएगा। अब आइए कुछ फल हैं उनके खाने योग्य भाग। सेव का कौन सा भाग खाइएगा, और नाशपाती का, तो सेव और नाशपाती का आप लोग पुष्पासन खाइएगा। और सेव क्या है, फल फ्रूट है, और वही नाशपाती जो है, ठीक है, वो सब एथी में हो जाएगा, पार्थेनोग्राफी में हो जाएगा, उसमें भी नाशपाती में भी बीज उतना नहीं मिलता है। आम आइए, आम में क्या खाइएगा, मध फल भित्ति। अमरूद में फल भित्ति और बीजांड, बीजों खा जाते हैं। अंगूर में फल भित्ति बीजांड, तो अमरूद और अंगूर में फल भित्ति बीजांड खा जाते हैं। पपीता में मध्य फल भित्ति, नारियल में भ्रूणपोषी। इसको याद करना होगा, इसको याद करना ही होगा, पूछा जाता है। टमाटर में फल भित्ति और बीजांड। हाँ, तो अमरूद, अंगूर, टमाटर में फल भित्ति एवं बीजांड। केला में मध्य एवं अंत भित्ति, गेहूं में भ्रूणपोष एवं भ्रूण, काजू में पुष्प, बीज और बीज पत्र। लीची का पूछा जाता है बार बार, ये देखिए। चना में चना, मूंगफली के बीज पत्र एवं भ्रूण। सहतूत में रसीले परिदल पुंज, कटहल में परिदल पुंज बीज, अनानास में परिदल पुंज, और नारंगी का बार बार पूछा जाता है जूसी बाल नहीं। अब आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे बीपीएससी असिस्टेंट में प्रश्न पूछा था कि पौधे के सबसे कठोर भाग को क्या कहा जाता है। तो प्लांट का टिश्यू में आइए, प्लांट टिश्यू को 2 भागों में बांटा जाता है। एक कहा जाता है मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि विभाजोत्तक ऊतक, और एक को कहा जाता है परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक। विभाजोत्तक ऊतक भी 3 भागों में बटे होते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, शीर्षस्थ विभाजोत्तक, दूसरे को कहा जाता है लेटरल मेरिस्मेटिक, पार्श्व विभाजोत्तक, तीसरे को कहा जाता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, अंतर्वेशी विभाजोत्तक। और अस्थायी ऊतक के भी 2 भाग हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आइए, पारेनकाइमा मृदुतक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण ऊतक, और स्क्लेरेनकाइमा दृढ़ ऊतक। तो यही प्रश्न पूछा था कि पौधे का सबसे कठोर भाग क्या कहा जाता है, स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। पौधे के कठोर भाग को दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। तो दृढ़ ऊतक वहां नहीं लिखेगा तो सबको मारिए देगा, क्या लिखेगा ऑप्शन, स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल ऊतक में क्या आएगा, जाइलम और फ्लोएम। अब इसको चर्चा कर लें। टिश्यू के बारे में आइए, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को समान उत्पत्ति भी होगी, समान कार्य भी करेगा और समान संरचना भी होगा, इसको टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले आइए मेरिस्मेटिक ऊतक, विभाजोत्तक ऊतक में पौधे के वर्धी क्षेत्रों यानी कि जो ग्रोइंग रीजन होते हैं उसी को मेरिस्मेटिक कहते हैं। और बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों को बनाती है, और इसके लक्षण है ये गोल, अंडाकार, बहुभुजाकार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आइए, इसके 3 भाग हैं। एपिकल मेरिस्मेटिक यानी कि शीर्षक विभाजोत्तक, ये ऊतक जड़ों, तनों पर पाए जाते हैं और पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में किससे होगी, शीर्षवा पर बढ़ी तब लंबाई वृद्धि हुई। तो लंबाई बढ़ाने के लिए एपिकल मेरिस्मेटिक। पार्श्व विभाजोत्तक यानी कि लेटरल मेरिस्मेटिक, मोटाई हैंगभागी, पार्श्व लेटरल। और अंतर्वेशी में आइए, इंटरकैरी मेरिस्मेटिक, और इसके अंतर्गत आते हैं घास। कितनों बार भैंस चढ़ जाए लेकिन घासवा फिर उग जाए, तो कौन सा होगा, अंतर्वेशी। तो इसमें क्या बार बार पूछा था, घास किसका उदाहरण है, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक का। और पौधे के मोटाई में वृद्धि करना हो तो लेटरल मेरिस्मेटिक, और ऊंचाई में वृद्धि करना हो लंबाई में तो एपिकल शीर्षस्थ विभाजोत्तक। क्लियर हो गया।
अब आइए परमानेंट टिश्यू में, जिसमें जाइलम उत्तक आएगा। अस्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है और विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभाजित हो चुकी है। ये कोशिकाएं जीवित या मृत दोनों हो सकती है। अस्थायी उत्तक की विशेषताएं में है ये। सिंपल टिश्यू आइए, यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना हो तो उन्हें सरल उत्तक कहते हैं। और सरल अस्थायी उत्तक को इसके कार्य और कोशिकीय संरचना के आधार पर 3 भागों में पैरेन्काइमा, पतली सेल्यूलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार और आइसोडायमेटिक कोशिकाओं के साथ जीवित उत्तक है। ठीक है। कोलेनकाइमा ये अंडाकार बहुभुज आकार की कोशिकाओं के लचीला जो भाग होता है ना, यही है कोलेनकाइमा। और सबसे जो कठोर है वो है स्क्लेरेनकाइमा। देखिए स्क्लेरेनकाइमा तंतु पौधे के मुख्य यांत्रिक उत्तक होते हैं। जटिल उत्तक आइए कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, एक हो गया जाइलम और एक हो गया फ्लोएम। ये प्रायः कास्टवुड भी कहा जाता है। किसको कास्टवुड कहा जाता है? जाइलम जाने वाले को। इसे संवहनी उत्तक कहते हैं। 2 मुख्य कार्य है, जल खनिज लवणों को पहुंचाएगा और यांत्रिक दृढ़ता भी प्रदान करेगा। पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को ही गिनकर की जाती है और पौधे की आयु निर्धारण करने की इस विधि को डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहा जाता है। फ्लोएम में आइए, ये भी संवहन उत्तक है और इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को शरीर में से फैला देना। प्रकाश संश्लेषण, पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट निर्माण को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल मिलावल जाई, प्रकाश और क्लोरोफिल रही तो क्या बनी? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र, उसके अलावा कितना जल निकलेगा? 6 गो और ऑक्सीजन 6 गो। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाँ। सूर्य, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाएगी। स्थलीय पौधे कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? वायुमंडल से कार्बन और जलीय पौधे जल में घुले हुए CO2 का प्रयोग करते हैं। पत्तियों की कोशिकाओं में जल किस विधि द्वारा जाता है? और CO2 वायुमंडल से कैसे जाता है? डिफ्यूजन द्वारा। बहुत अच्छा, इसको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों द्वारा कहाँ से, किसके माध्यम से अवशोषित किया जाता है? जड़ से। अरे जल तो जड़ से न खींची, और वही जो जल खींचेगा H2O तो उसी के अपघटन से ऑक्सीजन निकलेगा। अच्छा, क्लोरोफिल जो है पत्तियों में किस रंग का वर्णक है? और इसके कई गो घटक हैं? 4। क्लोरोफिल A, B, कैरोटीन और जेंथोफिल। क्लोरोफिल A और B किस रंग का वर्णक है? हरे रंग का। और ऊर्जा यही स्थानांतरित करता है और यही प्रकाश संश्लेषण का सेंटर भी होता है। अच्छा, किस रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा? लाल। और सबसे कम बैगनी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रकार की है। और इसमें जल से क्या बनेगा? ऑक्सीजन। और CO2 क्या बनाएगा? ग्लूकोज। इसमें भी प्रकाश संश्लेषण 2 टाइप का होता है। एक को कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक क्रिया, और दूसरे को कहा जाता है डार्क केमिकल रिएक्शन। तो प्रकाश रासायनिक क्रिया कहाँ होगा? क्लोरोफिल के ग्रेना में। और ये कहाँ होगा? जो बिना प्रकाश का होगा स्ट्रोमा में। इसको याद रखिएगा। ग्रेना में जो होगा वो किसकी कहाँ? प्रकाश का होगा, प्रकाश की उपस्थिति वाला। अब जो बिना प्रकाश का हो जाएगा वो स्ट्रोमा में होगा।